कुछ सवाल हैं जो हमेशा हमारे मन में होते हैं। जैसे कि हमने जब पहली बार इस धरती पर जन्म लिया होगा तो उसका आधार क्या रहा होगा, किस आधार पे जन्म लिया होगा। अब तक हमने ये तो समझ लिया है कि हम जहाँ भी जन्म लेते हैं, जिस भी रूप में जन्म लेते हैं, उसका चुनाव हम खुद करते हैं। लेकिन क्या पहले बर्थ के समय पर भी ये चुनाव हमारा ही था कि हम किस प्लेनेट पर जन्म लेंगे, किस रूप में जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, किस शक्ल सूरत के साथ जन्म लेंगे? क्या पहले बर्थ में भी ये फैसला हम ही ने लिया था और किस आधार पर लिया था? पिछली कुछ कड़ियों से नेनथम का जिक्र चल रहा है। नेनथम वो आत्मा है जो चौथे पायदान के बिल्कुल करीब है, यानी कि वो उच्च स्तरीय आत्मा उसे कह सकते हैं, या उच्च स्तर की ओर बढ़ती हुई आत्मा आप उसे कह सकते हैं। नेनथम से जब आत्मा लोक के विषय में पूछा गया तो उसने 4 स्थानों के विषय में बताया, जिसमें से अभी मैं एक के विषय में आपको बता रही हूँ। उसका नाम हमने रखा है अरहित जगत। यहाँ मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि नाम सिर्फ आपको समझाने के लिए, बात को समझने के लिए रखे जाते हैं। नामों का कोई विशेष अर्थ नहीं है। अब ये अरहित जगत, ये कौन सा स्थान है? इसे आप आत्मा लोक के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान के नजरिए से देख सकते हैं। ये मानसिक जगत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आत्माएं अपने द्वारा कुछ नहीं देख रही हैं, इसलिए ये मानसिक जगत नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी आत्माएं आत्मा लोक में अनुभव करती हैं वो उनकी खुद की कर्मों की ऊर्जा पर निर्भर करता है, और जो उन्होंने देखा है, अपने जीवन जिस तरीके से जिया है, उसका एक बहुत सकारात्मक रूप वहां पर होता है। लेकिन ये जो अरहित जगत है, ये मानसिक जगत नहीं है। और ये क्यों मानसिक जगत नहीं है? क्योंकि ये वो जगह है जहां पर पहली बार एक आत्मा को आह दिया जाता है। आह का मतलब क्या है? जैसे एक बहुत छोटा बच्चा होता है, 8, 9, 10 महीने का। आपने देखा होगा कि शुरुआत में कुछ महीने, 6, 7 महीने बच्चे अपनी माँ के करीब तो रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ अगर 2 मिनट के लिए भी कहीं दूर चली जाती है तो वो रो पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता। लेकिन 8, 9, 9, 10 महीने के आसपास जब बच्चा हो जाता है, तब उसे मैं माँ से अलग हूँ, क्योंकि उससे पहले तो बच्चे को ये फीलिंग होती ही नहीं कि वो और माँ कोई अलग अलग है। लेकिन 8, 9 महीने के आसपास बच्चे को इस तरह की फीलिंग आती है कि शायद उसकी माँ और वो अलग अलग हैं। यानी बच्चा पहली बार अपने एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व का एहसास करता है। इसी तरह से ये अरहित जगत, ये एक स्थान है आत्मा लोक में। ये वो स्थान है जहां पर आत्माएं जब आती हैं तब उनकी इंडिविजुअल पहचान उनके पास नहीं होती, उनके पास नहीं होता। लेकिन इस स्थान पर ये के नाम से भी जाहिर है, अरहित जगत, ये नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जब आत्माएं इस स्थान से बाहर निकलती हैं तब उनके पास अपनी एक इंडिविजुअल पहचान होती है। अब डॉक्टर का सवाल था, ये अरहित जगत क्या है? ये अध्ययन करने का स्थान है। वैसे मैंने इसके बारे में सुना है, इसे बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। क्या इसमें प्रारंभिक भी शामिल है? जैसा हमने अभी तक समझा कि नाम का विशेष महत्व नहीं है, नाम सिर्फ आपको बताने के लिए है। इसी तरीके से कुछ और भी आत्माएं थी जिन्होंने इस स्थान के विषय में बताया, लेकिन इन्होंने इस स्थान को प्रारंभिक स्थल, किसी ने अरहित जगत, और किसी ने कुछ अन्य नामों से, अलग अलग नामों से इस स्थान को सबने पुकारा। अब नेनथम ने इसे अरहित जगत नाम दिया, तो इसी तरीके से कुछ अन्य आत्माएं थी, इन्होंने इसे आत्माओं की प्रारंभिक स्थली कहा। अब इस स्थान पर जो नवसृजित आत्माएं होती हैं, जिन्होंने अभी धरती पर एक भी जीवन नहीं लिया है, अभी उनका सृजन हुआ है, वो जीवन वाले खेल में आई ही नहीं है, ये आत्माएं ये जानने का प्रयास करती हैं कि वो क्या है। इसे एक तरह से
आत्मा की उत्पत्ति का स्थल आप कह सकते हैं। उत्पत्ति बेशक नहीं हो रही है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उनको उनकी इंडिविजुअल पहचान मिल रही है, इसलिए इसे आप उत्पत्ति का स्थल कह सकते हैं, क्योंकि कुछ आत्माओं ने इसे उत्पत्ति का स्थल ये नाम भी दिया है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे मन में आता है कि आह देना एक आत्मा को, मतलब एक तरह से उसको एक उसकी इंडिविजुअल पहचान देना। जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारी एक इंडिविजुअल पहचान होती है ना, कि ये इस घर में ये बच्चा, इसका ये जेंडर है, इसकी ये शक्ल सूरत है, इस दिन पैदा हुआ, इस तरह की शक्ल सूरत के साथ पैदा हुआ, हमारी एक इंडिविजुअल पहचान है। इसी तरह से यहाँ पर एक आत्मा को उसकी पहचान दी जा रही है। तो क्या ये पहचान बिल्कुल अनियोजित तरीके से, कोई सिस्टम नहीं है, यूं ही दे दी जाती है, या फिर इसके पीछे भी कोई सिस्टम है, या फिर आत्मा खुद अपनी पहचान चुनती है, उसे खुद अपना व्यक्तित्व चुनने का अधिकार होता है? क्या सच है? यहाँ पर उसका जवाब था कि जो नई आत्माएं होती हैं वो खुद चयन करने के मामले में असक्षम होती हैं, वो नहीं कर सकती हैं, उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे अपने लिए खुद व्यक्तित्व का चुनाव कर सकें। किसी भी आत्मा को जो उसका पहला चरित्र मिलता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी ऊर्जा को किस तरह से, किस रूप में एकत्र की गई है, किस तरह से उसकी ऊर्जा उसके साथ है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अब उसका व्यक्तित्व क्या होगा। तो क्या किसी आत्मा को कौन सी विशेषताएं देनी है, इसके लिए कोई सूची होती है कि अब ये आत्मा आ रही है, इसको लाइन से ये काबिलियतें देनी है, इसको लाइन से ये इसकी पहचान देनी है? क्या ये कोई सूची की तरह निश्चित होता है? क्योंकि हम देखते हैं किसी आत्मा में कोई खास तरह की योग्यताएं बहुत ज्यादा हैं और किसी दूसरी आत्मा में दूसरी तरह की योग्यताएं हैं। यानी सब आत्माएं पहली बार से ही अलग अलग हैं, उनके पहले बर्थ से ही वो अलग अलग हैं, अलग अलग विशेषताओं के साथ हैं। एक आत्मा को उसका जो हक दिया जाता है, इसका निर्णय लेने के बहुत सारे कारण होते हैं, और ये जो अभावना होती है, उसकी इंडिविजुअल पहचान की भावना, ये आत्मा और सृजनहार, अब सृजनहार को आप भगवान कहिए, हमारा निर्माता कहिए, आप जिस भी नाम से उसे पुकारिए, लेकिन वो सृजनहार जिसने हमारा निर्माण किया है, और आत्मा, इन दोनों के बीच में ये एक डील की तरह है, ये एक प्रतिज्ञा पत्र की तरह है। अब यहाँ पर डॉक्टर का सवाल था कि इस चीज को थोड़ा और स्पष्ट करो, वो नहीं समझ पा रहे थे। तो इस पर उत्तर था, मैं जो हूं उसके लिए मुझे इतना सर्वोत्तम काम करना चाहिए, यथाशक्ति जितना मैं कर सकता हूं। मतलब आपकी काबिलियत ये है कि आपको जो भी काबिलियतें दी गई हैं, आप उनका मैक्सिमम कितना प्रयोग कर पाते हैं अपनी तरक्की को, आत्मिक उन्नति को हासिल करने में। यानी ये वो स्थान है जहाँ पर जो उच्च स्तर की आत्माएं हैं, उन्हें मार्गदर्शक कह लीजिए, वो उच्च स्तरीय आत्माएं दूसरी आत्माओं को एक विशिष्टता प्रदान कर रही हैं। जब यहाँ पर नवसृजित आत्माएं जो अभी अभी निर्मित हुई हैं, जब वो आती हैं तो वो अह के बिना होती है, लेकिन जब उन्हें अह दिया जाता है तो ये उनके अस्तित्व का उन्हें बोध कराता है। इस तरीके से आपके व्यक्तित्व और आत्मा की जो उन्नति है, आत्मिक उन्नति, इसके बीच हर वक्त काम चलता रहता है। तो क्या जिस वक्त आत्मा को उसका एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व दिया जाता है, दिया जाता है, तो क्या उसी वक्त उसका इस धरती लोक पर जन्म लेने का समय शुरू हो जाता है? और क्या एक नवसृजित आत्मा को जिसे दिया जा रहा है, वो भूलोक पर ही जन्म लेगी या किसी और प्लेनेट पर अपने लिए शरीर चुनेगी? इसकी स्वतंत्रता उसे होती है, वो खुद इसका निर्णय लेती है। नई आत्मा पूरी तरह से ये डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होती, लेकिन जिस तरफ भी, जिस प्लेनेट पर भी वो झुकाव दिखाती हैं जन्म लेने के विषय में, और उनके मार्गदर्शक भी वो कहाँ जन्म ले इस निर्णय में उनकी मदद करते हैं। अक्सर नवसृजित आत्माओं को 2 या 3 लोग बताए जाते हैं, उनके मार्गदर्शकों द्वारा सुझाए जाते हैं, लेकिन जैसे कि नेनथम का अब यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, तो नेनथम का रुझान भूलोक की तरफ हो गया था,
पहली ही बार में। भूलोक को कठोर ग्रह भी कहा जाता है। अब इसे कठोर ग्रह, अब नाम से ही स्पष्ट है कि इसे कठोर ग्रह कहा जाता है। बहुत सारे दूसरे प्लेनेट भी हैं जहां कंपैरेटिवली जीवन बहुत सरल होता है पृथ्वी के कंपैरिजन में, लेकिन नेंथम का झुकाव मानवीय शरीर की तरफ हो गया था, तो उसने अपने लिए पृथ्वी लोक का चयन किया। अब पृथ्वी को क्यों कठोर ग्रह कहा गया? क्योंकि कुछ प्लेनेट हैं जहां पर सिर्फ शारीरिक असुविधा होती है, कुछ में सिर्फ मानसिक होड़ रहती है, मगर ये जो पृथ्वी है यहाँ पर ये दोनों चीजें रहती हैं। इसी वजह से इसे कठोर ग्रह कहा गया। और ये जो कठोर ग्रह है यानी हमारा भूलोक, इस पर जब हम अच्छा काम कर जाते हैं तो हम कंपैरेटिवली दूसरे प्लैनेट्स के ज्यादा तेजी से तरक्की करते हैं, और ये इस धरती पर आने का फैसला लेना अपने आप में बड़ा साहस भरा काम होता है। अब ये पृथ्वी, इसे जो एक कठोर ग्रह नाम दिया है, अभी क्यों दिया है? अब आप देखिए यहाँ पर सेम टाइम दोनों चीजें रहती हैं और उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप बहुत ज्यादा घमंडी हो सकते हैं, लेकिन सेम टाइम आप घमंड को आत्मविश्वास का नाम भी दे सकते हैं। आत्मविश्वास और घमंड दोनों आपस में कई बार उलझ से जाते हैं कि क्या है। इसी तरीके से यानी इस धरती पर जो कुछ है वो अपने दोनों पहलुओं के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव भी और पॉजिटिव के विपरीत भी। दोनों के बीच में एक संतुलन क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट दोनों चीजें करती हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, शांति को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन किया जा रहा है, लेकिन यदि मेडिटेशन में आके कोई बच्चा आपको डिस्टर्ब कर दे तो आप एकदम से क्रोध में आ जाते हैं। यानी एक ही वक्त में जो चीज आपको शांति सिखा रही है वही चीज आपको क्रोध दे रही है। इन चीजों के बीच में से निकल के जाना है हम लोगों को, दोनों चीजें बैलेंस करते हुए निकलना है। बाकी प्लैनेट्स पर ये चीजें एक साथ इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए पृथ्वी को कठोर ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर जो नेंथम ने एग्जैक्ट शब्द कहे वो इस तरह से थे, इंसान जहां पर बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होता है, बहुत ज्यादा असुरक्षित भी होता है, वो अपने चरित्र को चाहे तो नीचता की हद तक ले जा सकता है और चाहे तो अत्यधिक दयालुता की क्षमता भी उसमें है। भूलोक पर ये दोनों रूप एक साथ देखे जाते हैं। यहाँ पर जहां तो मानवीय मूल्यों के बीच में हमेशा एक रस्साकशी चलती रहती है, ये जो अनेकता का भाव है ना, ये मुझे बहुत भाता है। शायद इसी वजह से नेंथम का पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के प्रति अधिक रुझान था, क्योंकि उसे एक साथ जो एक ही चीज में ये दो भाव एग्जिस्ट करते हैं ना, ये बड़े पसंद थे। अब यहाँ पर एक लाइन है जिसके दो अर्थ निकल कर आते हैं। जैसे कि नेंथम ने कहा कि जो आत्माएं भूलोक पर विकसित होती हैं, यहाँ पर अपना जीवन ज़्यादा गुजारती हैं, ज़्यादा बर्थ लेती हैं, यहाँ पर रहते हुए आत्मिक उन्नति को प्राप्त करती हैं, उन्हें इस बात की परमिशन मिलती है, इस बात की आज़ादी मिलती है कि वो जीवन से परे की बातें, जैसे आज हम जान रहे हैं मृत्यु के बाद की दुनिया की बातें, इस तरह की बातों को इस पृथ्वी लोक के वासियों तक यानी मनुष्यों तक पहुंचाएं, उनमें उनको समझने में उनकी सहायता करें, उनको ग्रो करने में उनकी मदद करें। इस तरह की खूबसूरती शायद दूसरे प्लैनेट्स पर नहीं देखी जाती। वहां पर जैसे कि कोई दूसरा प्लैनेट है, वहां पर इंसान जो वहां के जीव हैं वो जो जिस तरीके से ग्रो करते हैं, वो वहीं पर रहते हुए उसी दुनिया को समझते हुए ग्रो करते हैं। वो मृत्यु के बाद के उस आत्मा लोक को समझने में सक्षम नहीं होते। यहाँ पर ये बात डॉक्टर न्यूटन नहीं कह रहे हैं, ये बात नेंथम के कहे हुए शब्दों से जो मैं समझ पाई हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, इंसानों में द्वेष की भावना भी तो बहुत ज्यादा होती है। इस पर जवाब था, ये तो मनोभाव का एक भाग होती है,
लेकिन इसके साथ ही इसका विस्तार भी तो होता रहता है। जब व्यक्ति दर्द का अनुभव करते हैं तब उनका सर्वोत्तम रूप एकदम दयावान होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों चीजें इस धरती पर एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, उसी का तो रूप है कि जब आप किसी दर्द से गुजरते हैं तभी आप उस चीज से कुछ गेन करके बाहर निकलते हैं। ये जो अरहित जगत है, यहाँ पर जो विशेषताएं मिलती हैं एक आत्मा को उसके व्यक्तित्व की, वो इस धरती पर जन्म लेके उन्हें और ग्रो करता है, उन्हें और बढ़ाता है। अब जैसे कुछ आत्माएं हैं, उन्हें जो व्यक्तित्व दिया जाता है, जो विशेषताएं दी जाती हैं, वो उसको ग्रो नहीं कर पाती, बल्कि वो उसको और कमी की तरफ ले जाती हैं। उसके थ्रू तरक्की नहीं कर पाती, बल्कि वो और निचाई की तरफ चली जाती हैं। इस तरह की जो आत्माएं होती हैं, ऐसी आत्माओं की आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती। तो इस तरह की आत्माओं को एक बार फिर से इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना की जाती है, इन्हें सुधारा जाता है। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए जैसे धरती पर जब किसी के दिमाग की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। बस कुछ इसी तरीके से वो भी अपनी ऊर्जा का जब सही इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं तो उनमें भी सुधार किया जाता है। अब इस बात का अर्थ ये बिल्कुल मत लगाइएगा कि क्या आत्मा अपने कर्मों का फल ही नहीं भुगतती, उसकी ऊर्जा में सुधार कर दिया जाता है तो मतलब वो अपना कर्म ही नहीं भुगतती। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से जैसे कोई चीज टूट जाती है तो आप उसकी रिपेयर करते हैं ना, एक बार फिर से उसे यूज किया जा सके, इसका मौका उस चीज को देते हैं ना। बस कुछ ऐसे ही। इसी तरीके से जो ऐसे आत्माएं हैं जो अपनी विशेषताओं को ग्रो नहीं कर पाई हैं, अपने कर्म गलत रहे उनके, तो इस तरह की आत्माओं को एक बार फिर से स्थापित किया जाता है और उन्हें एक बार फिर से इस लौकिक जगत में दोबारा जन्म लेने का मौका मिलता है। अब जैसे ये अरहित जगत है जिसके विषय में हम अभी तक समझ रहे थे, ऐसे ही एक ज्ञान जगत भी है। लेकिन ये जो ज्ञान जगत है, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये ज्ञान जगत बहुत जो यंग आत्माएं हैं, जिन्होंने ज्यादा जीवन वाले खेल नहीं खेले हैं, जो ज्यादा ग्रो नहीं कर सकी हैं, उनके लिए नहीं है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ज्ञान जगत, तो ये एक ऐसा स्थान है जहां पर उच्च स्तरीय आत्माएं जा पाती हैं। इसलिए आत्माओं को ये स्थान विशेष रूप से आकर्षित करता है कि वो यहाँ ज्ञान जगत में जा पाए। जैसे यहाँ पर जो बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं पढ़ाई में, फिर उनकी नजर आगे वो किस तरीके से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके, वो अपनी नजर बड़े कॉलेजों की तरफ टिका के रखते हैं। अच्छी बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए, उनकी नजर वहां रहती है। बस कुछ इसी तरह से उच्च स्तरीय आत्माओं की नजर भी फिर ज्ञान जगत की तरफ रहती है। लेकिन नेंथम क्योंकि अभी इतनी उच्च स्तरीय आत्मा नहीं है, तो वो ज्ञान जगत के विषय में अधिक कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो अभी तक वहां नहीं गया है। जब न्यूटन ने उनसे पूछा कि क्या तुम ज्ञान जगत में गए हो, इस पर नेंथम का जवाब था, नहीं, मैं उसके लिए तैयार नहीं हो पाया हूं। मुझे तो बस उसके बारे में इतनी सी जानकारी है कि हम सभी वहां जाने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ज्ञान जगत के विषय में जो बहुत थोड़ा सा पता चल सका वो ये था कि ये एक चिंतन मनन का स्थान है। यहाँ पर योजना का एक तरह से अंतिम चरण होता है। ये भी एक मानसिक जगत है, और सिर्फ इतना इसके बारे में पता चल सका कि एक तरह से ये सभी विचारों की अंतिम मंजिल होता है। यहाँ पर जितने भी जीवित व्यक्ति हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियों का आपस में तालमेल बैठाया जाता है। हमारी सभी इंद्रियों का आपस में तालमेल बैठा हुआ हो, कितनी खूबसूरत बात है। सारी गड़बड़ यहीं से तो है। ज्ञान जगत एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्ञान के जितने भी रूप हैं, सबको विवेक के साथ, आदर्शों के साथ मिलाया जाता है। ये एक ऐसा आयाम है जहाँ पर हमारे जितने भी सकारात्मक सपने हैं, उम्मीद है, उन सब पर हम सिद्धि हासिल कर लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, इस पृथ्वी जगत से निकलने के बाद कितना, मतलब हमें लगता है कि हम इस पृथ्वी पर हैं, लाइफ कैसी है, ये मुश्किल क्यों आई,
लेकिन कितना, जब ये बहुत छोटा सा जीवन है, कैसे कब सुबह होती है कब शाम होती है पता नहीं चलता, बहुत तेजी से जीवन गुजर रहा है। लेकिन इस छोटे से वक्त में जितना ग्रो करके आप निकलेंगे ना, तो उसके बाद एक अनंत समय की खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि ये ज्ञान जगत, अब जो आत्मा ज्ञान जगत में जाती होगी उसकी स्थिति की कल्पना कीजिए कि सारी इंद्रियों का आपस में तालमेल है, हर सकारात्मक सपना उम्मीद सच में बदल रही है। इसी जगत के विषय में थोड़ी सी और जानकारी का जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। अगर आप मैनी लाइफ मैनी मास्टर सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ोन का लिंक भी शेयर किया है। अगर आप उस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आप बिना कोई धनराशि खर्चे भी इस चैनल को सहयोग दे सकते हैं, इस ज्ञान के प्रसार में सहयोगी बन सकते हैं, और इसकी इस चैनल को बहुत आवश्यकता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कुछ सवाल हैं जो हमेशा हमारे मन में होते हैं, जैसे कि